अभी बंद है ना सर। कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से वहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग हो चुकी है और यहाँ से शो इन ऐप हो चुका है। ओके, यहाँ से चलो भैया हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज उस सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे हमने कल अपनी चर्चाओं में अधूरा छोड़ा था। आपको आज क्षोभ मंडल, समताप मंडल से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने की बारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में मेरे साथ उपस्थित हो चुके हैं मेरे तमाम साथी जो कि इस सेशन में फिलहाल लाइव हैं। ज्योतिका, अनुष्का, प्रेरणा, नवजीत, लोशन, कुंजन, नीतीश, वीर, अंकुश, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। और चूंकि हम यहां कह नहीं सकते कि सेशन को जल्दी से शेयर कर दो क्योंकि ऑलरेडी आप शेयर कर चुके हैं, तो फिलहाल जो है अब हम पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि फ्रेम सब कुछ यूं ही है, बिल्कुल यूट्यूब जैसी फीलिंग यहां पर आती है हमें पढ़ाते समय, ठीक है। चलिए साहब, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम काफी दिन से जिस परेशानी से जूझ रहे थे कि हमारा सेशन कभी कभार हैंग मार रहा था, आज हमारी टीम जो है हमारी मदद करने के लिए, जो एप्लीकेशन के निर्माता हैं वो खुद आज हमारे घर पर बैठे हुए हैं कि आज परेशानी आए गुरुजी तब बताना। तो कोई सी भी परेशानी आए ना, आज भर भर के बताना। आज वो लोग बैठे हुए हैं आपकी एप्लीकेशन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं को सुनने के लिए, ठीक है। चलें शुरुआत करें। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। हम पढ़ते हैं और आपको कोई सी भी दिक्कत, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है ना, हमने हर चीज को रिजॉल्व करने के लिए एंड के लेवल तक मेहनत की है। आपका कंटेंट हो, आपके लिए परेशानियां डाउट में आ रही हो। आपको पता है कई दिन से मैं इस स्टूडियो को, जो कि अलवर वाला है, इसे छोड़ करके दूसरे शहर में बैठा हुआ था, वहां से क्लासेस ले रहा था। मुझे लग रहा था इसमें कुछ मनुष्यत आ रखी है, यहां से क्लास गड़बड़ होती है। तो मैं, क्योंकि कई दिन से अपनी क्लास बीच बीच में कभी हैंग हो रही है, कभी बफर हो रही है, दिमाग खराब, मैं कई दिन से जयपुर टिका हुआ था, दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा था अपने वाले से। मैं कहा नहीं भाई, दिक्कत यहां है, दूसरी जगह चल के लेंगे। फिर टीम ने कहा सर हमारे चक्कर में आप शहर मत छोड़ो, आप अपने ही शहर में रहो, हम इसको यहीं रिजॉल्व करेंगे। तो आज ये सब लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं लाइव सेशन में, ठीक है। और इस वजह से कि कोई भी दिक्कत आए सर तो हम यही कि यहीं रिजॉल्व कर देंगे। चलिए, तो इसी शुभकामना के साथ कि हमें कोई दिक्कत ना आए, सब मिलकर बढ़िया से हम ग्रो करें, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हमने आप लोगों को क्षोभ मंडल के बारे में बताने की शुरुआत की थी और आपको जानकारी दी थी क्या होता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, बादल बनने की कहानी, बादल कैसे बनते हैं। अब वहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। फैक्ट्स क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार करके आप देखना स्वीकार करें। सबसे पहले क्षोभ मंडल, दैट इज ट्रोपोस्फीयर। यहां पर हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कलेक्ट करके लिखे हैं आप लोगों के लिए। जैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है और ध्रुवीय क्षेत्र में कम पाई जाती है। ये पहला जो पॉइंट है ना, ये सारे के सारे पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले कि ये जो मंडल है ये विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय बोले तो इक्वेटर के पास में अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर यहां की हाइट ज्यादा होती है और पोल्स पर इसकी हाइट कम होती है। पहले इस कंसेप्ट को हम सीखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट सीखने का प्रयास करें। क्या कर दिया? सबसे पहला कंसेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं आपके साथ में। इक्वेटर, पहला पॉइंट क्या कहता है कि इक्वेटर पर हाइट ज्यादा होती है क्षोभ मंडल की। ये रही इक्वेटर। और अब तक जिन्होंने भी मेरे साथ में अर्थ की स्ट्रक्चर सीखी है
वो सीख चुके हैं कि इक्वेटर का अर्थ क्या होता है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पुराने वाले सेशंस आप देख लीजिएगा। 0 डिग्री को अपन ने इक्वेटर कह रखा है। मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, चूंकि आप पुराने विद्यार्थी हैं अधिकांश, वो बताइए इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर पर कैसी होती है? गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है या ज्यादा होता है? सिंपल सा सवाल है, सिंपल तरीके से हम सारे पॉइंट संभलते चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया अजीत भाई, आगे पढ़िए। सवाल क्या है जल्दी से सुने। मैंने क्या कहा आपसे कि ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर पर कम होती है या ज्यादा होती है? आपका जवाब मुझे पता है, हमने ऑलरेडी कर रखा है, ग्रेविटी इक्वेटर पर कम होती है। अच्छा, वहीं पर अगर मैं पोल की जानकारी करूं, पोल बोले तो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। यह बात हमने आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है ना। अब ग्रेविटी कम और ज्यादा क्यों होती है, यह हमने पुराने सेशन बताए हुए हैं, आप आराम से उन्हें देख लीजिएगा। सारा कंसेप्ट सिखा रखा है एक एक चीज का। यहां ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम है पोल पर। और जिनको भी डाउट आ रहा है ना, या वो सॉरी माफी चाहूंगा, ज्यादा है, जिन्हें भी डाउट आ रहा है वो एक बार करके हमारे पुराने सेशंस देख लीजिए, सब चीजें सिखा रखी है मैंने। अच्छा, अब कॉमन सेंस लगाओ भाई। ट्रोपोस्फीयर जाना किस चीज के लिए जाता है? ट्रोपोस्फीयर जाना जाता है डस्ट पार्टिकल के लिए, जाना जाता है वाटर वेपर के लिए, जाना जाता है गैसेस के लिए। अब कॉमन सेंस यह कहता है कि जब ये तीनों पार्ट इक्वेटर पर कम ग्रेविटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये अर्थ सरफेस से ज्यादा ऊंचाई तक उठेंगे। फिर से समझिए क्या कहा मैंने, जब यहां पर ग्रेविटी कम है इसका मतलब ये इसकी सरफेस से बहुत ऊंचाई तक उठेंगे। कौन कौन से पार्ट? डस्ट पार्टिकल होगा, वाटर वेपर होगी, गैसेस होंगी। ये जब ज्यादा ऊंचाई तक उठेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी विस्तार ज्यादा होगी। एक चीज अगर हम पहले ही लेसन में जान जाएं कि अर्थ पर वायुमंडल की उपस्थिति का कारण भी ग्रेविटी है तो शायद हमें किसी प्रकार का तनाव ही ना हो। और जब यहां ग्रेविटी कम है तो स्वाभाविक है ना कि क्षोभ मंडल ऊंचाई तक होगा। यही कारण है कि इक्वेटर के आसपास जो क्षोभ मंडल है वो 16 से लेकर 18 किलोमीटर की रेंज में होता है। वहीं पोल पर यह है रेंज 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक होती है। यानी कि यहां पर जो ट्रोपोस्फीयर है वो कम क्षेत्र तक पाया जाता है। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हां जी, एक बालक कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो में 10 सेकंड आगे करने का फीचर ऐड करवा दो। ठीक है, हाँ भाई टेक्निकल टीम, इस बात को नोट कर लिया जाए कि वीडियो को आगे करने का रिकॉर्डेड सेशन में भी ऑप्शन आए। फास्ट फॉरवर्ड करने का ऑप्शन तो है, अब ये रिकॉर्डेड वीडियो में जो पॉइंट इन्होंने बोला है कृपया करके वो भी देख लें। चलिए साहब, पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ये बात हमने आपको बता दी। अच्छा, वायु का संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब हवा का उठकर ऊपर चले जाना। देखो, हवा जो है ना वो सरफेस पर फ्लो होती है और जमीन से ऊपर की तरफ कन्वेक्ट होती है। कन्वेक्शन किसे कहते हैं? अर्थ की सरफेस से हवा का ऊपर उठकर जाना कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है साहब। ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी जलवायु, इस कारण से 8 किलोमीटर, ठीक है। क्षोभ मंडल में वायु की सांद्रता धूल के कण। अच्छा, अब इस स्थिति को भी मैंने आपको समझाया हुआ है। क्या बोल रखा है देखिए, क्षोभ मंडल में वायु की सांद्रता धूल के कण जलवाष्प अधिक पाए जाते हैं, इस कारण से सौर विकिरण का रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग होती है। मैंने आपको बताया था आसमान का नीला रंग इसी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यह पॉइंट भी मैं क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट, इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। जिस निश्चित दर से तापमान कम होता है उसे सामान्य तापमान परत दर कहते हैं, टेम्परेचर लेयर रेट कहते हैं। यह फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल मैंने इसी को आपको हिमालय के रेस्पेक्ट में बताया भी था, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, एक बालक कह रहे हैं राजन कुमार सर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा अपडेट आते हैं। बेटा उसका कारण यह है कि आप में से बहुत सारे मित्र हर दिन कोई नया फोन खरीद लेता है, और जब नया फोन खरीद लेता है उसका नया सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। कंपनी को, ऐप निर्माताओं को इस बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जब एप्लीकेशन अपडेट हो, जब आपके मोबाइल का एप्लीकेशन नया प्रकार का आए तो वो भी एप्लीकेशन को अपडेट करें ताकि वो आपके फोन में चल सके बेरोक टोक तरीके से। तो जिधर उधर एंड्रॉइड अपडेट होता है, इधर ऐप अपडेट होता है। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी आपके साथ। आगे बढ़ते हैं साहब। तो अब सवाल बना कि सर ये टेम्परेचर का क्या लॉजिक है, तो अब इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं।
मैंने कल इसको थोड़ा जल्दी में आपको बता के निकला था, आज इस पर थोड़ा समय दे लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर को हम थोड़ा समझेंगे और जानेंगे। पूरा ये जो चारों लेयर हैं आज इनको खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर धरती से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ आप उठते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम होता चला जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हिमालय की हाइट बताइए। कल भी मैंने आपसे कहा था ना, जल्दी से बताइए हिमालय की हाइट अर्थ से कितना ऊपर है। हाँ जी, कितना ऊंचाई पर है हिमालय, कितने मीटर की ऊंचाई का है। अच्छा देखिए, सरफेस जो है ना, अर्थ सरफेस, सामान्य तापमान उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। मतलब सब तरफ से जोड़ जाड़ करके इक्वेटर पे ज्यादा है तो पोल पर कम है। औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कंसीडर किया जाता है। इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड को दिमाग में रखते हुए 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये मान करके कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, 8,850 मीटर, ठीक है। अच्छा, 8,849 मीटर यानी लगभग 9 किलोमीटर हुआ। तो 9 किलोमीटर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर ऊपर चलने पर कम होता है। 15 डिग्री औसत तापमान है, 15 डिग्री अर्थ का औसत तापमान है, 6.5 डिग्री कम होता चला जाता है। यानी एकदम हिमालय की टोपी पर अगर पहुंच जाएं तो इसका मतलब यह हुआ 6 पंजो 30, 6 नाम 54, 57 डिग्री टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाना चाहिए 15 डिग्री से। मतलब 15 एक तरफ माइनस कर लो, लगभग 30 से 32, -30 से लेके 32 डिग्री टेम्परेचर उसकी टॉप पर यानी एवरेस्ट की टॉप पर होना चाहिए। और लगभग इतना ही होता है ना। सियाचिन ग्लेशियर्स में -20 से लेके -30 के बीच का टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है जो आपके समझ में आ गई, ठीक है। इसको अगर 165 मीटर का ये नियम कैसे आया, तो भाई सिंपल सी बात है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड बदलता है 1 किलोमीटर के ऊपर। तो 1 किलोमीटर के अंदर अगर 6.5 का भाग दे दोगे तो लगभग 600 मीटर के आसपास का फिगर आता है। मतलब 165 के आसपास का, 150, 160 के आसपास का फिगर आता है। तो ये आपका डिग्री निकल कर आ जाता है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इस 165 मीटर के ऊपर चलने पर कम हो जाता है तापमान, ठीक है। इस बात का लॉजिक क्या है, क्यों समझें हम इस बात को। असल में ये लाइन इतनी काम की है ना साथियों, कि यदि जिसको ये बात समझ में आ गई वो बारिश क्यों होती है वो ये बात समझ जाता है, और बर्फबारी क्यों होती है वो ये वाली बात भी समझ जाता है। अब आप पूछेंगे इसका क्या लॉजिक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, सिंपल सी बात कुछ इस तरह से है। यदि आपको बारिश और बर्फ की लॉजिक समझनी है, आजा भाई, हाँ, अगर आपको बारिश और बर्फ की लॉजिक समझनी है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अपन जब इंडिया का मैप लेते हैं ना, तो इंडिया के मैप में इधर की तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इधर की तरफ हमारे पास में अरब सागर है, अरब सी, अरेबियन सी। और हम जानते हैं कि भारत में जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून आता है। सब लोग अच्छे से जानते हैं साउथ वेस्ट मानसून आता है। मतलब क्या हुआ, इस तरफ से हमारे पास में विंड्स चल करके आती हैं। अच्छा, समुद्र से पृथ्वी अर्थ की तरफ जब चल के आती हैं, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लीजिए, हम इस तरफ की बात कर रहे हैं। यहीं कहीं केरल बसा हुआ है, फिर आप इसी क्रम में आगे की तरफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जो है ये सब तटीय राज्यों के रूप में जानते हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र है कि इस केरल के तट पर बारिश क्यों आती है, इसको समझने के लिए जो मैंने अभी हाल आपको पॉइंट बताया कि 165 मीटर ऊपर चलने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, इसका लॉजिक समझते हैं अपन। देखो, वेस्टर्न घाट की औसत ऊंचाई लगभग 3,500 मीटर है। वेस्टर्न घाट दक्षिण की तरफ चलने पर 4,000 से 5,000 मीटर ऊंचा हो जाता है, यानी यहां पर उसकी जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो बढ़ जाती है। अब देखो, समुद्र से वायु जो है वो अर्थ की तरफ चल रही है, अपने साथ में मॉइस्चर लेकर चल रही है। समुद्र से पृथ्वी की तरफ यानी इंडिया की तरफ जो हवाएं आ रही हैं वो अपने अंदर वेपर भर के ला रही हैं, मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। ये मॉइस्चर लेकर आती हुई हवाएं जब वेस्टर्न घाट के संपर्क में आती हैं तो अब देखो, वेस्टर्न घाट समझते हैं। वेस्टर्न घाट कुछ इस तरह से मान लीजिए एक पहाड़ जैसा है। अब एक हवा आई, वो हवा यहां पर जैसे ही पहुंची, आप इस तरह से समझिएगा, इधर की तरफ आकर के हवा टकरा रही है।
अब हवा जैसे ही इस तरफ आई तो तट से ये ऊपर उठना शुरू होगी, यूं हवा यूं आई और ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। अब अगर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई, क्योंकि हवा में मॉइस्चर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आते ही टकराएगी और बारिश बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? होता यह है कि जब ये इस तरफ आती है, इसके साथ साथ ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। अब मीटर के हिसाब से, अब देखो नीचे की तरफ दक्षिण भारत की तरफ के जो राज्य हैं वहां तापमान खूब है, क्योंकि इक्वेटर के नजदीक है, वहां तापमान ज्यादा है। फिर भी हवा जब नजदीक से आ रही है और ऊपर उठ रही है, प्रति मीटर के 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जा रहा है। 5 किलोमीटर तक पहाड़ की ऊंचाई है, तो आप सोचकर देखिए 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। औसत तापमान दक्षिण भारत का लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर हो और 1 किलोमीटर से हिसाब से यानी 6×5 = 32 डिग्री टेम्परेचर तक नीचे चला जाए, ऐसी स्थिति तो बनेगी। ऐसी स्थिति बनेगी का मतलब क्या हुआ? जब यहां से नजदीक पहुंचेगी हवा तो इसके नजदीक पहुंचते ही ऊपर उठना शुरू होगी। और आप बताइए ठंड में, यानी कि जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा एक दूसरे या फिर वेपर जो है वो जमना शुरू करती हैं या पिघलना शुरू करती हैं। कॉमन सेंस की बातें हैं, अगर आप पहचान पाएं तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब तापमान बढ़ेगा तो मतलब जो वेपर जो है वो संघनित यानी कंडेंस होना शुरू करेगी, और जब कंडेंस होना शुरू करेगी तो बादलों का निर्माण होना शुरू होगा। बादल क्यों बनते हैं? डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ वाटर वेपर के चिपकने से। दोबारा सुन लीजिएगा, कैसे बनते हैं? डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ वाटर वेपर के चिपकने से बादल का निर्माण होता है। तो जनाब यहां पर बादल का निर्माण होने लगा। इसलिए अगर आप में से कोई भी मेरा प्यारा साथी कभी ऊटी वगैरह जाता है या फिर कभी केरल घूमने जाता है तो वहां पर एक लाइन बड़ी कॉमन है कि यार वहां तो पहाड़ों से आए दिन बादल टकराते रहते हैं। सुनी है कभी ये वाली लाइन? अगर कभी देखा है तो पहाड़ों से बादल टकराने का अर्थ क्या है? जमीन से उठ करके जो हवा आ रही है वो ऊपर जाके कंडेंस हो रही है, और कंडेंस होकर क्या कर रही है? बादल का निर्माण कर रही है। इसलिए कई बार आपने जब पहाड़ी क्षेत्रों में कभी घूमने गए होंगे तो आपको पहाड़ों पे बादल नजर आते हैं या पहाड़ बादलों में छुप जाते हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो थम्स अप करना। देखो बहुत ही व्यवहारिक चीजें क्लियर हो जाती हैं यदि हम लोग कभी अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें। तो अब इस वजह से बादल का निर्माण हुआ। अब सोचो साउथ वेस्ट मानसून के रूप में जो इतनी सारी अपने अंदर पानी भर के लेकर आ रही जो विंड है वो जब बादलों में संघनित होंगी तो इतना सारा पानी वो होल्ड ही नहीं कर पाती। होल्ड नहीं कर पाती तो क्या होता है? पानी बरस पड़ता है और यहां पर बेहतरीन बारिश होती है, क्योंकि चलते चलते वो हवाएं इतना सारा पानी ऊपर ले जा ही नहीं पाती। और जब वो इतना सारा पानी ले जा ही नहीं पाती तो यहां पर बारिश बनकर गिरने लगती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वेस्टर्न घाट के पश्चिमी किनारे पर, यह वेस्टर्न घाट है, इसका पश्चिमी किनारा ये वाला है और पूर्वी किनारा ये वाला हुआ पहाड़ का। इस जगह तो होती है जबरदस्त बारिश, जबरदस्त बारिश, क्योंकि माथा घूम गया साहब। जियाउर रहमान लिख रहे हैं माथा घूम गया सर। कंसेप्ट है बेटा, बहुतों को समझ में भी आ गया है, लेकिन देखो भाई मेरा काम तो क्या है ना, आपको कंसेप्ट सिखाना काम है। आप थ्योरी तो खुद ही पढ़ लेते हैं, थ्योरी तो मैंने दे भी दी आपको, यूं समझिए, है कि नहीं? ठीक है ना? समझ में आ रहा है सभी साथियों को? अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में ये वाला जो क्षेत्र है यहां तो आती है जबरदस्त बारिश, और भाई साहब ये बादल इसी तरफ बरस लेते हैं, और जब ये बादल इसी तरफ बरस लेते हैं तो वेस्टर्न घाट का इधर वाला किनारा, क्योंकि बारिश तो उधर ही रह गई, दूसरी तरफ वाला किनारा जिधर से हवा नहीं आ रही वहां पर बारिश नहीं होती। यही कारण है कि वेस्टर्न घाट के पश्चिमी तट की तरफ तो बहुत जबरदस्त सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन इस तरफ सूखा पाया जाता है। महाराष्ट्र का ये वाला हिस्सा जो है या कर्नाटक और तेलंगाना का ये वाला जो हिस्सा है यहां पर सूखा पड़ता है।
सेम यही कहानी। एक बालक कह रहा है सर स्पीड स्लो कीजिए प्लीज। बेटा इससे ज्यादा स्लो क्या करूं, एक ही लाइन को इतनी देर से बोल रहा हूं, और क्या स्लो करूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो पॉइंट को रोक रोक के समझते चलना। यही कारण है कि आप जब मेघालय जाते हैं तो फिर वहां पर बंगाल की खाड़ी की जो साउथ वेस्ट मानसून शाखा है वो मेघालय के पहाड़ों में जाती है, और मेघालय के पहाड़ों में जब ऊपर चढ़ने लगती है तो चेरापूंजी और मौसिन राम के अंदर जबरदस्त बारिश होती है। आ गई बात समझ में। अब यहां पर शालू ओझा कह रही हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। शालू ऑनलाइन का कोई और फायदा हो ना हो, यही सबसे बड़ा फायदा है। एक बार नहीं तुम 10 बार रिपीट कर लो, इसको पीछे कर लो सेशन को वापस 10 बार, और मेरा सेशन खत्म हो जाए ना फिर और चला चला के देखना। हमने बस ऑनलाइन पढ़ाने की कसम इसलिए ली थी, कोई बालक रिपीट करने की बस पूछ ले, हम तो कहेंगे कई बार देख लो भाई। ठीक है, अब एक सवाल देखो आप। अब मुझे बताओ, क्या कोई मुझे यह बता पाएगा कि हिमालय पे बर्फबारी क्यों होती है? जल्दी से बताओ, हिमालय पे बर्फबारी क्यों होती है? कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। देखो जब कंसेप्ट समझ में आता है ना तो अंदर से एकदम भाई साहब फड़फड़ा उठती है आत्मा, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं आज क्या सीख लिया। तो जो लोग परम ज्ञानी होते हैं ना वो प्रसन्नचित रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उन्हें लगता है कि मैंने रहस्य समझ लिए दुनिया के। तो मैंने अब आपसे सवाल क्या किया कि हिमालय के ऊपर बर्फबारी क्यों होती है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिमालय पर 4-5 हजार मीटर की ऊंचाई पर कोई भी बर्फ नहीं गिरती है, उससे ऊपर ही बर्फ गिरना शुरू होती है। समझ में आ रहा है? क्योंककि और उससे ऊपर चलोगे तो हवा जो उठते उठते ऊपर जाएगी वो और संघनित होती चली जाएगी, यानी 165 मीटर के हिसाब से ऊपर चलती जाएगी, टेम्परेचर घटता जाएगा, वायु कंडेंस होती चली जाएगी, और वो ही एयर जो अभी मॉइस्चर लेकर बारिश बन रही थी वो ऊंचाई पर जाकर के और संघनित हो जाती है, ठंडी हो जाती है और बर्फ बनकर नीचे गिरना शुरू कर देती है। ये कौन सा रॉकेट साइंस है? आ गई बात समझ में? तो हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ का गिरना, वेस्टर्न घाट पर बारिश का आना, ये दोनों ही कंसेप्ट आपने एक छोटी सी लाइन से सीख लिए। ये थी इतनी सी लाइन। अभी जब हम पढ़ रहे थे तब तो हमें लग रहा था कि अरे ये कोई लाइन है क्या, लेकिन इतनी सी लाइन ने हमारे जीवन के बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है वहां एक ट्रांजिशन आता है, और वो ट्रांजिशन जो है ना वो ट्रोपोपॉज कहलाता है। ट्रोपोपॉज कहलाता है। ठीक है, अब में से कुछ लोग कहते होंगे सर हमारे जो ट्रांसलेशंस है ना उनमें हिंदी से इंग्लिश या हिंदी से इंग्लिश में दिक्कत आती है। कारण है भाई साहब, ये ट्रांसलेशन किसी भी किताब में या किसी भी नोट्स में से जहां से भी मिलते हैं, या तो वो हिंदी में होते हैं या वो इंग्लिश में होते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम हिंदी वालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश वालों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, और करने के लिए हमने किसी मानव को ही अपॉइंट किया हुआ होता है। वो जो मानव होता है ना वो मानवीय त्रुटि करता है, और मानवीय त्रुटि की वजह से वो ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज की जगह ट्रोपोस्फेयर रह जाता है। समझ गए? अब आप कहेंगे ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, दोबारा चेक कर लीजिए, डाउट क्लियर, दोबारा अपनी टीम को बोलिए, पनिशमेंट लगा दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इस बार पनिशमेंट लगाई है। मैंने पनिशमेंट यही लगाई है कि एक बार अगर गलती कर दी तो उन्हें मेरे को 1 किलो मिठाई खिलानी पड़ेगी। फिर वो उस बात से खुश हो गए कि आपको मिठाई खिलाएंगे, आप और मोटे हो जाएंगे। हमने कहा ये देखिए नुकसान भी हमारा ही सोचा हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर मतलब क्या निकल के आया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर जाने में एक बार तापमान जो है वो रुकता है, और जहां रुकता है उसे आप ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। ऐसी ही गलती इन्होंने इस जगह की थी। यहां क्या की थी, ये जो हिंदी थी ना इसकी अंग्रेजी बनाना भूल गए, इसलिए हमने इसको व्हाइट मार दिया है, अंग्रेजी पुराने वाले की मार दिए। ठीक है ना? हाँ जी, अब आते हैं साहब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। ट्रोपोस्फेयर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बालक कह रहा है रिकॉर्डेड वाला जो वीडियो होता है उस पर भी डेट डाल दिया करें, डेट भी मेंशन कर दिया करिए। ठीक है, हाँ भाई साहब लिखते चलना। एक बालक कह रहा है डाउट सेशन बनवा दीजिए सर। ठीक है साहब, डाउट सेशन के लिए भी वो एक बॉक्स बनवा दीजिएगा, एक हम सोच भी रहे थे डाउट बॉक्स भी बनवा दीजिए। ठीक है,
जियाउर रहमान ने सलाह दी थी, बस आप एक बार पीडीएफ रीड कर लिया करिए। भाई साहब मेरा मन करे ना जियाउर, मैं कसम से बता रहा हूं तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई मैं कर लूं, पर क्या करूं यार, बेचारा इतना मोटा सा शरीर केवल इकलौता है, काम इसके पास सीमित है, क्या करे। चलिए फिलहाल के लिए हम स्ट्रेटोस्फेयर के पास चलते हैं, समताप मंडल के पास। कौन सा मंडल है साहब? ये क्षोभ मंडल से ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर। जहां पर भी ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का ट्रांजिशन ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर का जो मंडल है उसके बीच में स्ट्रेटोपॉज। पॉज का मतलब वहां पर उसका प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। एक बालक कह रहे हैं सर वर्ल्ड मैपिंग हमें अलग से परचेज करनी पड़ेगी क्या? नहीं भाई साहब, आपको कुछ नहीं परचेज करना। आप तो एकदम समझिए कि अपने परिवार के आदमी हो गए। अब नया बैच आएगा, उन नए बैच वालों के लिए कहानियां हैं। आप लोगों को तो सब मिलेगा। मैंने जो प्रॉमिस कर दिया ना, मैं वो सलमान खान वाला डायलॉग तो नहीं मारता कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। मैं ये बोल रहा हूं जो आपसे कह दिया कि आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो सब पढ़ाऊंगा। और अब तो आपको पढ़ते हुए मुझसे 15-20 दिन हो चुके हैं। अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि जो बोला था वैसा कि वैसा ही चल रहा है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। करना होता तो मैं कर लेता अब तक, है ना। मेरे नेचर में नहीं है, इसीलिए तो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। ऊंचाई के साथ यहां पर तापमान बढ़ना शुरू होता है। क्यों साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साहब वो घन घिर आए बदला, वो तो बरस गए वहीं की वहीं, ट्रोपोस्फेयर में ही रह गए। हवा कंडेंस होनी थी, बादल बन गई, सब बरस लिए। अब उस टेम्परेचर का प्रभाव पड़ना शुरू होता है जो सूरज की तरफ से आ रहा है। अर्थात अब ध्यान से समझना साहब, यहां तक टेम्परेचर घटता गया। क्यों घटता गया? टेम्परेचर घटने का बहुत बड़ा कारण था हवा कंडेंस होती जा रही थी। भाई कितना ऊपर उठेगी हवा, उसकी एक लिमिट है, कंडेंसेशन हो रहा था। अब जब वाटर वेपर और सारी जो मतलब डस्ट पार्टिकल के आसपास बादल बनने की प्रक्रिया है वो जब यहां पूरी हो ली, अब इससे ऊपर क्या होगा? तो इससे ऊपर जब पानी बचा ही नहीं तो ठंड पैदा कौन करेगा? यानी अपने अंदर अब ठंड के लायक कुछ बचा नहीं। ऐसी स्थिति में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, लेकिन टेम्परेचर इतना भी नहीं बढ़ता। आप इधर देखें, इतना भी नहीं बढ़ता कि आपको लगे कि यहां पर तो एकदम हीटर चल रहा होगा। हां, टेम्परेचर इतना तो बढ़ता है कि आप -50-60 से ऊपर निकल करके -10 तक आ जाते हैं। यह टेम्परेचर का बढ़ना स्ट्रेटोपॉज तक होता है। इस टेम्परेचर की वृद्धि को समझने में बड़ा आनंद आता है। आप में से बहुत सारे लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे कभी कि जो हम हवाई जहाज में बैठकर यात्रा करते हैं वो हवाई जहाज असल में बाहर से कितनी ठंड में चलता है। सोचिए जरा, अपना जो हवाई जहाज हवा में उड़ता है ना, तो जिस जगह से वो निकल रहा होता है वहां का तापमान -50 तक होता है। इतने कम टेम्परेचर में से होकर के आपका हवाई जहाज उड़ रहा होता है। हम लोगों को अंदर पता ही नहीं चलता। अरे इसीलिए हवाई जहाज इतने महंगे बनते हैं, उनमें इतनी हाई पावर का एसी लगा होता है। कभी ऐसा हो जाए कि हवाई जहाज का एसी खराब हो जाए, भाई साहब जमे हुए उतरोगे ही नहीं, लैंडिंग ही नहीं होगी, हवा से हवा में निकल लोगे। बोले भगवान 10 किलोमीटर तक हम आ गए थे, यहां से आगे आप ही लिफ्ट करा दो हमको। कारण भाई साहब -50, -60, -70, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो अब ऐसी स्थिति में हम कहां पहुंच रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर अच्छा इतना बुरा हाल होता है कि? मैं इतना ही होता है। यहां पर क्या होता है साहब? यहां पर देखो, एक बात बताओ, आप लोगों को जो अपना स्पेक्ट्रम होता है ना, सूरज की रोशनी का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज हो तो आपको यह पता होगा कि अगर हम विजिबल लाइट कहीं लिखते हैं, दृश्य प्रकाश, जिसको आप लिखते हो विबग्योर, लिखते हो ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं हमारी दृश्य प्रकाश के अंदर। दृश्य बोले तो जो हमें दिखाई देता है, जो रोशनी हमें दिखाई देती है, दृश्य प्रकाश, वहां पर ये 7 रंग होते हैं। आपको पता है इन 7 रंगों से, अच्छा मुझे जल्दी से यह बता दो, किस तरफ तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है? वेवलेंथ किस तरफ बढ़ती है? ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ? आप मुझे यह बता दो, लैम्डा किस तरफ बढ़ता है? बी से ए की तरफ। A to B लिखेंगे या B to A लिखेंगे?
वायलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है या घटती है? एक बालक ने मेरा दिल रखा है कि सर आप पढ़ाते हो तो डाउट रहता ही नहीं है। ये हुई ना अच्छी बात। कुछ लोगों को तो ये लगता है जैसे पानी पूरी खाने के बाद में अंत में उससे पपड़ी ना मांगी या उससे एक्स्ट्रा पानी ना पिया तो लगता है कि इसको गोलगप्पे के पैसे तो यूं ही दे दिए। ऐसा कुछ लोगों को लगता है हमारी क्लास में। पढ़ने के बाद में अगर डाउट नहीं पूछा तो ये तो अधूरा रह गया, हमने डाउट के फीचर का यूज ही नहीं किया, इसका मतलब हम पूरा पैसा वसूल नहीं कर पाए। उन लोगों की परेशानियां मैं समझता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अमीर होते हैं जो कहते हैं जा ऐश कर, तेरे गोलगप्पे में ही हमने ऐश कर लिया, हम ना पानी पिएंगे ना पपड़ी खाएंगे, भाई मजा आ गया। तो वो लोग हमें बहुत पसंद हैं, ठीक है ना। तो आपसे सवाल पूछा गया है वेवलेंथ किधर बढ़ती है? ए से बी की तरफ जब आप चलते हैं तो लैम्बडा बढ़ता है, रेड की तरफ चलने पर लैम्बडा बढ़ता है। बहुत बढ़िया साहब। अब मुझे जल्दी से यह बता दो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किधर होती है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन एक्स वाली साइड होती है या वाई वाली साइड होती है? यह बता दो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस दृश्य प्रकाश के एक्स वाली साइड या वाई वाली साइड किधर होती है? यूवी रेडिएशन जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, मेरे भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ अरे जल्दी बताओ यार, एक्स वाली साइड यूवी होती है कि वाई वाली साइड यूवी होती है? विबग्योर के इधर या उधर। और जिनको ये नहीं पता है कि ये चल क्या रहा है, मां कसम उनको ना खुद को बहुत प्यार से हाथ नजदीक लेके तमाचा मार लेना चाहिए अगर ये बेसिक चीज भी नहीं पता है, क्योंकि ये वो स्पेक्ट्रम है जो हम क्लास 6th में बच्चे पढ़ने लग गए हैं आजकल। दृश्य प्रकाश का यूवी से, रेडियो वेव से क्या लेना देना है, सबने बता दिया है। बहुत बढ़िया। एक्स वाली साइड होता है। हमने इतना मौसम क्यों बनाया इस बात का? ताकि आपको ये वाली बात समझा पाए। कौन सी वाली बात? अब आओ। मतलब ये हुआ जनाब कि इस वाली साइड में यूवी नहीं होता, यूवी इस तरह होता है। अर्थात हमको ये समझ में आ गया कि यूवी का लैम्बडा कम होता है। अच्छा, अगर यूवी का लैम्बडा कम होता है तो हम तो एक बात जानते हैं, E बराबर HC अपॉन लैम्बडा। अर्थात जिसका लैम्बडा कम होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जिसका लैम्बडा कम है, किसका कम है? यूवी का। यूवी का लैम्बडा कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। सर ये हर दिन आप जो फिजिक्स बीच में घुसाते हैं ना, कसम से इसीलिए साइंस नहीं ली थी हमने और आप फिर उसको लिए आ रहे हैं। बेटा जर्नल साइंस तो आपको पढ़नी पड़ेगी और वो आपके परीक्षा में पूछी भी जाएगी, चाहे आप कोई सा एग्जाम दे लो, चाहे ग्रुप डी दे लो, चाहे यूपीएससी, ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी साहब। चलो अच्छी बात है सर, मान ली आपकी बात भी मान लेते हैं। तो जनाब अब सवाल ये बन गया कि यूवी की एनर्जी ज्यादा, क्या है साहब? इसकी एनर्जी ज्यादा। बोले मान लिया सर। अब यूवी की एनर्जी ज्यादा और लैम्बडा कम होता है। अब जब एनर्जी ज्यादा और लैम्बडा कम होता है तो इसका मतलब सीधा है सर कि सूरज से जब रोशनी निकलना शुरू हुई थी ना तो वो पहुंचते पहुंचते नीचे तक पहुंची होगी या फिर बीच में ही रह गई होगी। सारा खेला इसी बात का है। अब आप ध्यान से समझ चुके होंगे, जब लैम्बडा कम है तो वो लैम्बडा नीचे तक नहीं पहुंचा साहब, वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही अटक गया। वो कहां अटक गया? स्ट्रेटोस्फीयर में ही अटक गया। चूंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है और लेंथ कम है, इसका मतलब ज्यादा दूर तक चल नहीं पाया, रास्ते में अटक गया। अटकवाने वाले लोग भी थे, कुछ लोग थे जो ज्यादा एनर्जी वाले को देखकर राजी हो गए और भाई साहब आप आए हैं, खुद साक्षात आप आए हैं। बोले हाँ साक्षात हम ही आए हैं। बोले आपकी एनर्जी पाकर के हम एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे, बाकी एनर्जी वालों को तो हम गांठते ही नहीं हैं। बोले अच्छा कौन हो तुम लोग? बोले हम लोग ऑक्सीजन हैं।
ऑक्सीजन ने कहा कि मैं तो एकदम प्रसन्नचित्त हो गई साहब आपको देखकर। किसको? यूवी को देख करके, कि आप मेरे लिए ही आए थे। ये यूवी युवराज नहीं है, ये अल्ट्रावायलेट विकिरणें हैं। ऑक्सीजन भाई साहब एकदम गदगदा गई कि भाई मैं क्या बताऊं, अब तो मेरे को डोला रे डोला गाना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट विकिरणों की प्रेजेंस के अंदर दो ऑक्सीजन के एलिमेंट मिलकर O3 और नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण कर लेते हैं। ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, ना फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जो रियलिटी है वो पढ़ा रहा हूं। एक बालक को ओलावृष्टि जाननी है। ओलावृष्टि कैसी होती है? सडन चेंज इन टेम्परेचर ओलावृष्टि का कारण बनता है। अचानक टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए और वेपर के नीचे का जो एलिमेंट टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए। सिखाएंगे ओलावृष्टि भी, हेल स्टॉर्म भी मैं बताऊंगा जब आपको आगे चलाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू सो मच ज्योति। कुछ बच्चियां तारीफ कर रही हैं हमारी, थैंक यू साहब, थैंक यू, मजा आ गया हमको जानकारी प्राप्त होकर के। O2 से, तारीफ से मोटा होता हूं मैं, खाता तो हुई नहीं। O2 से O2 जो है ना, उसको यूवी ने O3 में बदल दिया और नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। यही वो O3 है जो आपको यहां मिलती है। कोई आपसे पूछे कि ओजोन नीचे क्यों नहीं मिलती, तो जवाब क्या देंगे आप? क्योंकि यूवी का रास्ता छोटा था, उसको ऑक्सीजन ने ऊपर ही रोक लिया और खुद ओजोन में बदल गई। कुछ समझे आप? बोले इसका मतलब तो सर यह हुआ कि अल्ट्रावायलेट के कारण ओजोन का निर्माण हुआ है। हमने कहा कैसे ही कह लो, ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन जहां तक पहुंची वहां तक वो चीज बन गई। उम्मीद है आपको अब ओजोन लेयर की कहानी समझ में आ गई होगी। अब कई बुद्धिजीवी जो है ना, यहां दिमाग लगाएंगे साहब। क्या लगाएंगे? और बहुत तेज लगाएंगे, मतलब इतना तेज लगाएंगे कि वो खुद ही नहीं समझ पाएंगे। फर्जी बात करता है ये मास्टर। एक बात बताओ फिर, अल्ट्रावायलेट विकिरण, ओजोन में छेद हो गया, हम ये सुनते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। फिर बोले ओजोन में छेद हो गया तो इसका मतलब यूवी रेडिएशन नीचे तक आएंगी। आपका यह सवाल में दम ही नहीं था गुरुजी, जो इतना रास्ता चल ली वो तो नीचे तक भी आएगी ना। बात में तुम्हारी भी सही है यार, दम तो है। मैंने कहा लेकिन कभी फुर्सत मिल जाए बाई चांस तो थोड़ा और गहराई से पढ़ लेना, तो पता चलेगा कि जो ये ओजोन का छेद है ना, ये इक्वेटर के आसपास नहीं है, ये पोल के आसपास है। पोल के आसपास है मतलब, अरे हमने कहा जहां पर ऑलरेडी ट्रोपोस्फेयर बहुत छोटा है, ऑलरेडी बहुत छोटा है से मतलब क्या है? मतलब यह है कि जहां ग्रेविटी के कारण, तापमान के कारण वो ओजोन के नजदीक पहुंच चुका है, वहीं पर इस प्रकार का छिद्र निर्माण हो रहा है। वो कभी भी दक्षिण या मध्य में नहीं होता, सॉरी इक्वेटर पर नहीं होता। और जान लो, ओजोन पर जो छिद्र बनता है वो सीजन स्पेसिफिक होता है। सामान्यतः सर्दियों के समय बनता है, हर बार नहीं बनता। ओजोन पर छिद्र बनता है और फिर बंद भी हो जाता है। बोले अच्छा ये कुछ अलग ही केमिस्ट्री। हमने कहा केवल इतना मान लो कि एक कारण नहीं है ओजोन का छिद्र बनने का। हां, एक कारण जो है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, वो कारण था क्लोरीन का निकलना। और वो कहां से निकलती थी? HFC CFC, जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस भरते थे गैस सिलेंडर, उसके अंदर, फ्रिज के अंदर, AC के अंदर, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जो गैस हम भरते थे, उससे जो क्लोरीन बाहर निकलकर आती थी ना, ये क्लोरीन, एक्टिवेटेड क्लोरीन, इस ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ करके ClO, क्लोरेट का निर्माण कर लेती थी। जो ClO बनता था ना, इस कारण से मुक्त ऑक्सीजन खत्म हो जाता था, तो ये जो ओजोन टूटती थी, ये वापस कभी जुड़ नहीं पाती थी। थोड़ा ज्यादा गहराई हो रही है, इसको हल्के में इतना सा ले लो कि इस ऑक्सीजन को कैप्चर क्लोरीन कर लेता था। इस कारण से CFC पर बैन लगाया गया, क्योंकि ये आसमान में जाकर के ऑक्सीजन को पकड़ लेता था, ट्रैप कर लेता था। तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ने के लिए ही नहीं मिलेंगी तो O3 बनेगा कैसे? इसलिए CFC को बंद किया गया। ओजोन डिप्लीशन के लिए बना जो प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके अंदर CFC के ऊपर फिर बैन लगाने की बात निकल कर आई। CFC पर बैन लगा दिया। CFC पर बैन लगा दिया। लोगों ने कहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है, लेकिन परेशानी क्या हुई भाई साहब? उसकी जगह विकल्प के रूप में HFC को चुना गया। HFC ने कहा कि हम भाई साहब किसी भी प्रकार से डिप्लीशन तो नहीं करेंगे, लेकिन
वो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस बन गई, उसने ग्लोबल वार्मिंग कर दी। तो कुल मिलाकर के एक सब्स्टिट्यूट मिलना जो है ना, वो बहुत बड़ा दिक्कत का काम बना हुआ है। ठीक है साहब, खैर ये पर्यावरण के मुद्दे पर फिर वापस आएंगे। आप वापस लौटिए, वापस समताप मंडल में चलिए और इस बात को समझने का प्रयास करिए कि यहां क्या हो रहा है। आप कहेंगे इतना घुस करके आज तक नहीं पढ़ा इस आदमी ने, समताप मंडल में पता नहीं क्या क्या बातें बता दी। अब तक हम यही पढ़ के खुश हो जाते थे कि यहां हवाई जहाज उड़ता है और ये इतने किलोमीटर तक होता है। कोई नहीं, आप अभी भी उतना पढ़ के खुश रह सकते हैं। ये मैंने जो जानकारियां दी हैं कहीं ना कहीं आपकी पूरी ज्योग्राफी के अंदर काम आ जाएंगी, आदत से मजबूर हूं मैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन बनती है। ओजोन की सांद्रता ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ये सब बातें मैंने आपको पूरी तरह समझा दी हैं। डन हो गया साहब, बढ़े आगे। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी? हां जी, ये जो पीपीटी बेटा हम यहां दे रहे हैं आपको, इसका कोई उपयोग नहीं है। उपयोग यो नहीं है क्योंकि पीपीटी का प्रिंट निकलवाओगे बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए मैंने टीम को बोल दिया है कि ये सारी चीजें वो A4 में कन्वर्ट करके ही आपको डाला करेंगे। ठीक है ना? हां, अलकनंदा लिख रहे हैं मैं थक गया, आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया क्या? और अजीत कुमार यादव लिख रहे हैं सर मुझे एक बार सुन लीजिए। सर सरासर नहीं सुनेंगे क्योंकि ये केवल चैट बॉक्स है, इसमें ऑडियो नहीं आता। और बोलिए, एक बालक है जो बहुत देर से नेबुला थ्योरी पर टिका हुआ है। शुभम यार मुझे भी नहीं पता कौन सी थ्योरी आ गई है ना? ठीक है, मजेदार बात पता है क्या है? हम लोग जो चीज पढ़ा रहे होते हैं, कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या पढ़ा रहे हो। वो अपनी जिंदगी में अपनी परेशानियों से लिप्त हैं। उन्हें जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। वो मेरे पास क्यों आए हैं कि सर से 1 मिनट के लिए अपना संबंधी डाउट पूछ लें। आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरे से बात करने के लिए अगर आप समय निकलवाना चाहें तो सोचकर देखिए, हजारों की संख्या में आप लोग विद्यमान हैं। मैं किसको जवाब दे सकूंगा, आप सोचकर देखिए। एक बार हमने ये सेशन करने की कोशिश करी कि कोई डायरेक्ट मुझसे बात करना चाह रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप मुझसे सवाल पूछें और मैं आपका तुरंत जवाब दे दूं, क्योंकि हजारों की संख्या में आप लोग लाइव प्रेजेंट हैं। अब विचार करें, मैंने इस कारण से एक बार एक प्रक्रिया अपनाई कि मुझसे अगर बात करनी है तो 1000 रुपए दीजिए, एक बार मुझसे बात कीजिए। वहां पे भी लाइन लग गई कि लो साहब 1000 रुपए ले लो, बात कर लो। मैंने कहा अरे यार, ये प्रक्रिया इसलिए ली गई थी कि आप लोगों से कम जो एकदम जरूरतमंद है, जिसको बिल्कुल लग रहा है कि मुझे पढ़ना ही है या मुझसे बात ही करनी है, उससे बात की जाए। मुझसे बात क्या कर लोगे? पढ़ाना मैं यही हूं, यही सब चीजें बताऊंगा। उसके अतिरिक्त आप कुछ भी बातें करोगे, मैं उनमें एक्सपर्ट हूं नहीं। आप पूछोगे कि मैं ये कर लूं तो कैसा रहेगा, और मैं कोई इतना एक्सपर्ट थोड़ी हूं। इतना सा नॉलेज है, वो भी कहीं से टिप टाप के पढ़ा रहा हूं आपको, कहीं से नकल किया हुआ कंटेंट है। खुद का तो कुछ है ही नहीं ना, खुद का तो मैं खुद ही नहीं हूं, मैं तो पेरेंट्स का हूं। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि इसने आदमी ने ये चीज बता दी तो ये सर्वशास्त्र ज्ञाता हो गया, इससे ये भी पूछ लो मेरे लिए कौन सी डिग्री बढ़िया रहेगी, मेरे लिए क्या बढ़िया रहेगा, वो सब फर्जी बातें हैं। मेरे को इतना सा आता है, वो भी मैं पढ़ा के पढ़ाता हूं, मैं इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूं। ये कुछ कंटेंट है जो इधर उधर किसी किताब से मार लिए, किसी नोट से मार लिए और आपको पढ़ा दिए। ठीक है ना बेटा? तो मुझ में ज्यादा आस्था मत ढूंढो, इतनी सी आस्था ढूंढो कि ये मास्टर जो यहां चीजें लिखी है ना, इनको समझा दे, बस इतना ही काम होना चाहिए आपको। ठीक है ना जी? बार बार भर के कमेंट बॉक्स मत भरो, मैं यूजलेस आदमी हूं एकदम, आपके किसी काम का नहीं हूं इस मामले में। हाँ, ये जो 2-4 पंक्तियां लिखी हुई है ना, इनको समझाने लायक हूं मैं, ये समझाने में जी जान लगा दूंगा आपको समझाने में। ठीक है ना? आ जाओ, इतना ही काम होना चाहिए। ये थोड़ी है कि कोई डॉक्टर जो है किडनी का अच्छा डॉक्टर है तो उससे दिमाग का भी इलाज करा लोगे, इतना ज्ञाता नहीं हूं मैं, है ना? पता चले कि नहीं साहब आप टीचर तो अच्छे हो, अब मैं बताऊं शादी कर लूं क्या? अरे क्या मुझसे सवाल पूछना यार, तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करो यार, है ना? तो ये चीजें मेरे से उम्मीद मत करो यार प्लीज। आ जाओ, मीजोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो अब हम कहां तक पहुंच गए साहब? हम यहां से टॉपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोफोर्स और मीजोस्फीयर पर हम आ गए। अब मीजोस्फीयर की क्या कहानी है सुनो साहब। यह परत 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। तो देखो कहां से चल दिए हम निकल लिए साहब, ट्रोपोस्फीयर क्रॉस कर लिए, स्ट्रेटोस्फीयर क्रॉस कर लिए, अब मीजोस्फीयर में एंट्री कर रहे हैं। मीजोस्फीयर 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई का है। यहां का तापमान सबसे कम होता है, बस आप इस तथ्य को याद कर लेना। कितना डिग्री होता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड।
यानी समताप मंडल से ऊपर वाला जो तापमान है वो तो और कम है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। अब यहीं से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। देखो, अपना जो सोलर सिस्टम है ना, इस सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन सेलेस्टियल बॉडीज में से कई बार कुछ सेलेस्टियल पिंड जो बॉडीज हैं वो अपना रास्ता भटक जाती हैं और रास्ता भटक करके वो एटमॉस्फेयर की तरफ आ जाती हैं, यानी अर्थ की तरफ आ जाती हैं। अर्थ की तरफ जब आती हैं और वो मीजोस्फीयर में एंट्री करती हैं, तो आप में से कई लोग जो शाहरुख खान की पिक्चर देख करके उसको देखकर टूटता हुआ तारा कहते हैं, एक तो अनपढ़ आदमी जब इस तरह की बातें करता है तो मुसीबत होती है। वो तारा टूटता हुआ असल में है नहीं, वो मीजोस्फीयर के अंदर कोई मीटियोर है और वो मीटियोर जो है ना वो निकल रहा है तो उसमें आग लग गई। अब चूंकि वो आपसे बहुत ऊंचाई पर है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जब हवाई जहाज जो 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, वही मक्खी जैसा दिखता है, तो इतनी ऊंचाई पर वो मीटियोर में आग लगती है तो हमें लगता है तारा जल रहा है। और वो जो तारा जलता होता है, हमने कहा टूटता हुआ तारा है, मन्नत मांग लो, हे भगवान मैं इस बार पास हो जाऊं। उस तारे को वो जो खगोलीय पिंड है उसको भी नहीं पता है कि जल मैं रहा हूं, दुआ ये मांग रहा, ये कौन सा बॉलीवुड है। वो फ्रस्ट्रेट था, वो जल मतलब वो गाना बना ना एक अपने फिल्मों के अंदर, जल जल के धुआं हो रहे हैं, वो असल में उसी के ऊपर बना था शाहरुख खान को जवाब देने के लिए। एक तो जल जल के धुआं हो रहा है, ये आदमी जो है यहां पे कह रहा है मेरा रिजल्ट पास हो जाए, फर्जीवाड़ा है ये सब, ठीक है। तो असल में ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, मीटियोर क्या है, तो वो जो मीटियोर है, जो ठंड वाली जो जगह है, वहां पर कई बार खगोलीय पिंड आकर के जल जाते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे गजब चूरण पिला रहे हो सर, माइनस में टेम्परेचर है, ठंडी जगह है, ये जल कैसे जाएगा, पागल हो गए हो क्या। हमने हाँ यार, यहां तो बर्फ होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ, 80 किलोमीटर ऊपर आप लेके गए होंगे हिमालय को, जो बर्फ होनी चाहिए, आप लेके गए होंगे पानी को ऊपर तक, 80 किलोमीटर तक जो बर्फ होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर टेम्परेचर कैसे पड़ा आपको। अरे हमने कहा महाराज वहां जो थोड़ी बहुत वायु है वो ठंडी हो गई, अब वो बर्फ की फॉर्मेट में नहीं है, वो ठंडी हवा है, विरल हवा है। अच्छा ऐसा है क्या, आग कैसे लग रही है फिर, ठंड में आग थोड़ी लगती है। मैं कहा ये बात एकदम सही कर दी तुमने, ठंड में आग नहीं लगती, सियाचिन में जो लोग हैं वो रोटी बना के नहीं खाते। मैं एकदम सही कह रहे हो तुम, आग तो कहीं लगा लो, तो आग कैसे लगती है फिर। अरे हमने कहा जहां से वो आ रहा है वहां उसको बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल में आया उसका इंटरेक्शन इसी मध्य मंडल से हुआ, और जब इस मध्य मंडल से मीजोस्फीयर से उसका इंटरेक्शन हुआ तो यहां घर्षण हुआ और घर्षण से आग लग गई। इसको मीटियोर कहते हैं, उल्का कहते हैं। और फिर मीटियोराइट क्या होता है, हमने कहा जो वहां ना जल पाए और अर्थ पर आकर गिर जाए वो उल्का पिंड है, वो मीटियोराइट है। अच्छा बस इतना सा ही अंतर है, और हमने कहा कौन सा दिक्कत है। मैंने कई बार वो इतना तेज आकर गिरते हैं कि वो गड्ढा बना लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो लोनार लेक है उसको यही तो माना जाता है कि कोई ऊपर से आकर मीटियोर गिरा था, तो मीटियोराइट हो गया था और उसकी वजह से लेक बन गई थी। महेश कह रहे हैं कि मीजोस्फीयर पर क्लाउड होते हैं क्या, अंग्रेजी बांच रहे हैं क्या, हम तो हिंदी बोल रहे हैं भाई, नहीं होते। ट्रोपोस्फीयर से ऊपर कहीं नहीं है, समताप मंडल के अंदर हल्के फुल्के जो है ना बादल पाए जाते हैं, स्ट्रेटोसीरस प्रकार के क्लाउड कहलाते हैं वो। ठीक है साहब, डन हो गया, मीजोस्फीयर हो गया। अब उससे ऊपर चलते हैं आयनोस्फीयर पे। यहां पर क्या है, थर्मोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। 80 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है इसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ना शुरू होता है, तापमान बढ़ना शुरू होता है, और इस परत को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग है आयन मंडल और एक है बहिर्मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयनोस्फीयर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की रेंज में होता है। अब ये क्या कहानी है साहब, आयन मंडल क्या है। हमने कहा देखो टेम्परेचर घट लिया, वायु विरल हो ली, सब हो लिया, सब कुछ हो गया। अब लेकिन सूरज को बहुत दिनों से बुरा लग रहा है,
कि यार ये लोग 80 किलोमीटर तक तब से हम ठंडे हो रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। अरे थोड़ी हमको भी तो इज्जत दो, हम सूरज हैं, हमें भी तो इज्जत दो ना कि हम सूर्य हैं, हमारे अंदर हीट है, आप हमारे भी तो नजदीक आ रहे हो, हमारी हीट भी तो आपको परेशान करनी चाहिए। आपको केवल माइनस में टेम्परेचर दिख रहा है। बिल्कुल वैभव करा सकते हैं भैया, पीडीएफ की फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, बहुत बढ़िया। बोले सर एक बात बताइए, सूरज को बुरा नहीं लग रहा क्या? ये लोग टेम्परेचर हमारे नजदीक आ रहे हैं और टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, सूरज को बड़ी बेइज्जती हो रही है यार, सूरज को दिया दिखा रहे हैं यार ये लोग, या एसी चला रहे हैं हमारी तरफ, ठंडा कैसे हो रहा है सब कुछ। वो नाराज हो गया। जहां हवा खत्म होने लगी वहां पर थोड़ी बहुत पार्टिकल्स थे हल्के फुल्के एयर के, वो और ऊपर उड़ने की कोशिश की। सूरज ने कहा इधर आओ, तुम हमारे सामने उड़ के आओगे, भस्म कर देंगे तुम्हें उड़ा करके एकदम। क्या करोगे? बोले पंख जला दो इसके, घिस दो इसको एकदम। भाई साहब गरम कर दिए उसको, एकदम गरम कर दिए तो एलिमेंट जो है वो आयन में बदल गए, पार्टिकल्स जो है वो आयोनाइज हो गए। अब आयन है तो भाई साहब प्लस आयन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा, कैटायन भी होगा तो एनायन भी होगा। और कैटायन और एनायन जब बनते हैं तो भाई साहब रिपल्शन और अट्रैक्शन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो अर्थ से हम रेडियो वेव्स भेजते हैं वो इस आयन मंडल में जाकर के रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती हैं। तो जो अपन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रेडियो वेव्स यूज करते हैं उनके लिए जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, पहले आपने देखा होगा अपने जो घर पे एंटीने लगे होते थे वो रेडियो वेव से संचालित होते थे, सैटेलाइट से नहीं आती थी चीजें। हम आकाशवाणी केंद्र से रेडियो वेव्स की तरफ, मतलब आयन मंडल की तरफ पहले विकिरणों को छोड़ते थे, आयन मंडल से वो टकरा करके अर्थ पर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी और हम सब लोग एंटीना लगा लगा करके, बूस्टर लगा लगा करके उन्हीं रेडिएशंस को कैप्चर करते रहते थे। पहले सैटेलाइट थोड़ी होते थे अपने पास। फिर अपन ने उसका तरीका ढूंढा कि बोले यार ये आयन मंडल का फर्जी मामला है, रास्ते में बारिश आ गई तो हवाएं बिगड़ जाएंगी। आपने देखा होगा बारिश आते ही अपना टीवी धुंधला चलने लग जाता था। पुराने जमाने की बात है, आप तो नए जमाने के लोग होंगे। पुराने जमाने में जब एंटीने से टीवी चलते थे और एंटीना को घुमा घुमा करके रेडियो वेव्स पकड़ी जाती थी, ठीक है। फिर अब तो अपने सैटेलाइट लगा लिए। सैटेलाइट क्या करता है? आयन मंडल का कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सैटेलाइट से नीचे बूस्टर, टाटा स्काई चल दिया, लाइफ में लगा लाला, लाइफ जिंगा डाला, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और होती है यहां पर साहब, क्या होती है? आवेशित कण जो है ना वो जब पोल के नजदीक पहुंचते हैं तो सोलर विंड के टकराने से इन पोल्स पर एक अलग प्रकार का भाव बन जाता है। यह जो भाव बनता है इसको हमने कई बार अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस नाम से समझाया है। इस घटना को मैं एक बार कभी और डिटेल में आपको समझाऊंगा, अपने आप में इसमें टाइम लगेगा। अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रियोलिस को जरूर समझाऊंगा, ले लूंगा मैं इसको कभी ना कभी बीच में, ठीक है ना। अब आखिरी जो पॉइंट है दैट इज एक्सोस्फीयर, दैट इज बहिर्मंडल। यहां पर वायु की सांद्रता बहुत कम हो जाती है और यहां पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है और वायुमंडल फाइनली अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। वायुमंडल समाप्त हुआ। बोलो वायुमंडल वाले बाबा की जय। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? रात के 10 बज गए हैं, सो जाओ, पढ़ लिख लिए हो तो। इतना क्या पढ़ोगे? घर वाले कहेंगे कि आज ही बैरिस्टर बनोगे क्या पढ़ लिख करके, हैं? सर आपकी क्लास में कभी बोर नहीं हो सकते, थैंक यू सो मच। आपसे जो पढ़ लिया उसमें डाउट नहीं रहता, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आ गया, वेरी गुड। आज अच्छी नींद आएगी, मतलब आपको ज्ञान की यही खूबसूरती है, जब ये होता है ना तो भाई साहब फीलिंग बहुत शानदार देता है, हैं? बहुत बढ़िया। चलो तो फिर मस्त रहो, बिंदास रहो, बढ़िया खुश रहो। और आपने जो भी परेशानियां बताई हैं अगर टेक्निकल टीम ने हमारी ने नोट कर ली होंगी तो उनको रिजॉल्व करा देंगे। बाकी आज क्लास चलिए बिंदास, हमारा दिल हो गया खुश। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें अपना, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। शुभ रात्रि।